नाजरीन, मेरा नाम रशाद बुखारी है और मुझे अदब से दीगर चीज़ों के अलावा भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। अब जब ये 2019 ख़त्म हुआ है तो इस अरसे में ये जायज़ा लिया जा रहा है कि 2019 में अदब की सूरत हाल, वैसे तो तमाम शोबा हयात का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ तहरीरें मेरी नज़र से गुज़री जिनमें अदब का जायज़ा लिया गया। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट उर्दू का एक रिसाला नेट पर शुरू हुआ है, जिसका ताल्लुक़ मशहूर इंडिपेंडेंट अखबार से है, तो उन्होंने एक सीरीज़ शुरू की और 10 बड़ी अदबी तख्लीक़ात का इंतखाब किया और कुछ माहिरीन और कुछ नक्काद हजरात के ज़रिए से उन्होंने इन कहानियों का और इन तख्लीक़ात का इंतखाब किया कि जिससे पता चले कि इन गुज़श्ता 10 सालों में, क्योंकि ये एक दहाई का ख़ात्मा हुआ है, सिर्फ एक साल का ख़ात्मा नहीं हुआ, इन 10 सालों में कौन कौन सी बड़ी तहरीरें या अदबी तहरीरें हमारे सामने आईं। उसमें अफसानों का भी जायज़ा लिया गया और शायरी का भी जायज़ा लिया गया और उर्दू में लिखे गए नावलों का भी जायज़ा लिया गया। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि नावल एक ऐसी सिन्फ है जिसको अदब की तमाम असनाफ में एक फ़ोक़ियत हासिल है, क्योंकि ये रियाज़त, एक ऐसी रियाज़त का मुतालबा करती है ये सिन्फ, जो सिर्फ चंद लम्हों में या किसी एक फौरी तौर पर आए हुए ख़्याल की बुनियाद पर नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए आपको ज़बान, आपको मुताले, आपको मुशाहिदे, आपको तजर्बे, इन सब, आपको उसलूब, आपको एक बड़ी कहानी को बयान करने के लिए एक बड़ी सलाहियत की ज़रूरत होती है। तो उर्दू ज़बान में नावल की तारीख़ कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इस तारीख़ में यानी 100-150 साल का अरसा हुआ है जब ये उर्दू में नावल लिखा जाने शुरू हुए हैं, और शायद 1-2 दहाइयों पहले तक ये बहस जारी थी कि क्या उर्दू में अभी तक नावल अपने पैरों पर खड़ा हो सका है, क्या नावल इस काबिल है कि दुनिया में दूसरी ज़बानों में लिखी जाने वाली जो किताबें हैं, ख़ास तौर पर नावल्स हैं, उनका मुकाबला कर सके या उनके साथ रख कर देखा जा सके इसको मेयार के एतबार से। क्या वो मौज़ूआत, क्या वो उसलूब, क्या वो कहानियाँ जो आज के इंसान को, जो पुराने इंसान को, जो ज़िंदगी को समझने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए कोई नई चीज़ पेश कर रही हैं। तो जैसे पहले भी शायद मैंने कहीं कहा था कुर्रतुल ऐन हैदर के हवाले से कि जब उनको एक तकरीब में नावल पर, उर्दू नावल पर इजहार ख़याल की दावत दी गई, तो उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि उर्दू नावल पर क्या बात की जाए, उर्दू में तो अभी नावल लिखा ही नहीं गया। तो अभी भी ये बात तनकीद के ज़िमन में की जाती है कि उर्दू नावल अभी इतना बालिग नहीं हुआ, इतना बावकार नहीं हुआ कि उसको आलमी अदब में फ़ख्र के साथ, एतमाद के साथ पेश किया जा सके। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसी बात नहीं है। उर्दू में बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे गए हैं और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हमें डिप्टी नज़ीर अहमद से लेकर और आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ तक और जो भी नए लिखने वाले हैं, इनमें बहुत से ऐसे नावल मिल जाएंगे जिनको आप बड़े नावल्स में शुमार कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि इंडिपेंडेंट उर्दू ने जो एक तहरीर नावलों का, इस दहाई में छपने वाले बेहतरीन नावलों का जो इंतखाब शाया किया है, वो किस हद तक दुरुस्त है। उसमें मेरा ख्याल है कि 2 बातें अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अदब में ख़ास तौर पर नावल के हवाले से इस तरह की कोई दर्जा बंदी करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप किस मेयार पर ये दर्जा बंदी करेंगे। कुछ नावल हैं जो अपनी कहानी के एतबार से बहुत बेहतर होंगे, कुछ नावल हैं जो अपने उसलूब के एतबार से बहुत अच्छे होंगे, कुछ नावल हैं जो अपनी टेक्निक के एतबार से नुमायाँ और मुमताज़ होंगे, कुछ नावल हैं जो अपनी तहदारी की बुनियाद पर नुमायाँ और अच्छे कहे जाएंगे। तो नावल को परखने के बहुत से मेयारात हो सकते हैं और जब भी कोई ऐसी फहरिस्त मुरतब की जाएगी उसमें ये ख़दशा रहेगा कि जो नक्काद हजरात हैं उनकी नापसंद और पसंद
اور ان کے اپنے ذاتی معیارات اور اس کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں ظاہر ہے کہ اچھے برے کا ایک تصور ہے وہ اس میں ضرور جھلکے گا. لیکن اس کے باوجود اس طرح کی کوشش جو ہے وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر کم از کم ایک مضمون کے اندر لوگوں کو کچھ اچھے ناولوں کا مختصر سا تعارف مل گیا، اور ممکن ہے کہ اس تعارف کے ذریعے سے وہ ان ناولوں کی طرف متوجہ ہوں، اور ان ناولز کو جن کو لکھنے والوں نے بڑی چاہت سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے لکھا ہے، ان کو مزید کچھ پڑھنے والے میسر آ جائیں. اس فہرست پر یقیناً بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کون سے ناول شامل نہیں ہو سکے اور کون سے جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ناول شامل ہو گئے، یا اس کی ترتیب جس طرح سے رکھی گئی کہ 10ویں نمبر پر، 5ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر، یا کس نمبر پر، پہلے نمبر پر کون سا ناول ہوگا، اس پر بھی اختلاف کی بہت گنجائش موجود ہے. اور یہ قابل فہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اگر یہ فہرست مرتب کرتا تو میں اس میں کچھ اور ناولوں کو بھی شامل کرتا. مثال کے طور پر ایک ناول جس پر میں نے ایک تبصرہ ایک جگہ کیا بھی اور اس پر ایک مضمون بھی لکھا جو ایک موقر جریدے میں چھپا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، جو محمد حفیظ خان کا ناول ادھورے لوگ ہے. اور اس کے بعد خیر ان کا ناول انواسی بھی آیا جو اسی دہائی میں کے آخر میں لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسے ناول ہو سکتے تھے جو اس میں شامل ہو سکتے تھے. تو انشاءاللہ میں اگلی نشست میں ادھورے لوگ پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.